नाउ तो अभी देखते हैं ऑप एम्प आपकी कैसे एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम कर रहा है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया ऑप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो आपकी ग्राउंड है, एंड जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे आपने वोल्टेज लेके रखा है Vs, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है Rf। यहाँ से हम वोल्टेज आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारी ये पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, 0। इस पॉइंट में वोल्टेज कितनी है, 0 वोल्ट। एंड क्योंकि आपकी कोई भी करंट आपके ऑप एम्प के अंदर एंटर नहीं होगी, क्योंकि ऑप एम्प की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो सोर्स से जो भी करंट निकल रहा है आर होके आपकी आरएफ में पहुंच जाएगा। फाइन। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, दैट इज सिंस नो करंट एंटर through the op amp, so the current passing through resistance R and RF will be equal। फाइन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अभी सपोज आई करंट अगर आर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो आई करंट आपके आर एफ के थ्रू फ्लो होगा। तो आई के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट में आपकी जो वोल्टेज है, सपोज दिस वोल्टेज इज V2। फाइन। तो आर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पहले कौन आएगा, Vs माइनस, उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। और सेम करंट आपकी किसके थ्रू फ्लो हो रही है, RF के थ्रू। तो RF को देखें अगर, तो RF का पहले डायरेक्शन जो है करंट का इस तरफ, तो पहले कौन सा वोल्टेज आएगा, V2 माइनस, यहाँ पे फ्लो हो रहा है आउटपुट में, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, RF के थ्रू फ्लो हो रहा है तो RF। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Vs माइनस V2 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V2 माइनस VO divided by RF. Fine. So now we know that V2 is equals to 0. Now when V2 is equals to 0, I will be Vs by R is equal to minus VO by RF. So that means we can write V output by V input is equals to minus RF by R. So output by input, this is nothing but the gain of the op amp. This is the gain of the op amp, but इसमें आपकी फीडबैक नेटवर्क भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ दो पैरामीटर, एक RF रेजिस्टेंस को और एक R रेजिस्टेंस को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, गेन को चेंज कर सकते हो। सपोज आपको गेन चाहिए 10 टाइम्स, तो हम RF क्या लेंगे, RF आपकी लेंगे 100 ओम एंड R रेजिस्टेंस को लेंगे 10 ओम, तो हमारी गेन क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑप एम्प यूज़ करना इतना ईजी है, और दैट मीन्स आपकी गेन हो रही है। ऑब्वियसली जहाँ पे गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं।
और गेन कितनी होगी वो आपके हाथ में डिपेंड कर रहा है। आप कैसे कैसे आर एन आर एफ को चॉइस करोगे वैसे वैसे आपकी गेन डिसाइड होगी। क्योंकि इस सिस्टम से आपको गेन मिल रहा है तो इसे हम एम्पलीफायर कहेंगे। और इन्वर्टिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखो उल्टा आ रहा है, एक माइनस साइन आ रहा है, दैट मीन्स आउटपुट एंड इनपुट दोनों आउट ऑफ फेज है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें कब मिलेगा, जब आप इनपुट कहाँ पे अप्लाई करोगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करोगे। एंड द नेक्स्ट इज दी ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प as a non-inverting amplifier. फाइन, पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे। ऑप एम्प हो गया। क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी सोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। तो ये हो गया हमारा सोर्स Vs, फाइन। और यहाँ पे तो आपकी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, दिस रेजिस्टेंस इज R। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सोर्स कोई अप्लाई नहीं करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। और यहाँ पे हमारा एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, वो है हमारा RF। और यहाँ से हम आउटपुट को मेजर करते हैं, फाइन, ओके। तो आप देखो इस पॉइंट पे हमें क्या पता है, वोल्टेज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है इस पॉइंट के साथ, फाइन। बट अभी क्या है, अभी आप ध्यान से देखो कि इस पॉइंट में हमेशा हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो सपोज इस पॉइंट में हमारा वोल्टेज है V2 और इस पॉइंट में हमने वोल्टेज माना है V1। और यहाँ पे क्या है, V1 इज नथिंग बट इक्वल टू Vs। एंड वी नो दैट कि V1 और V2 हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो V2 भी क्या हो जाएगा, Vs हो जाएगा, फाइन। और यहाँ पे देखो इसमें इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट की फ्लो होती है वो इक्वल होती है। तो अभी यहाँ पे तो आपकी V इज इक्वल टू 0 है, ग्राउंड है, यहाँ पे V हाई है, आउटपुट की वोल्टेज। तो ऑब्वियसली इस टाइम आपकी करंट की फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। और क्योंकि इस पॉइंट में वोल्टेज आपकी 0 है और इनपुट में ऑप एम्प के इनपुट में तो कोई करंट जाता नहीं है, तो जो करंट आपकी RF के थ्रू फ्लो हो रही है वही करंट आपकी फ्लो होगी R के थ्रू, फाइन। नाउ आपकी RF के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम अभी आउटपुट से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स V आउटपुट माइनस दूसरे टर्मिनल में कौन है, V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस RF। दिस इज द करंट I इज इक्वल टू, यही करंट आपकी पास हो रही है R के थ्रू, तो R की डायरेक्शन के हिसाब से V2 पहले आएगा, माइनस ग्राउंड है वो वोल्टेज, तो 0 डिवाइडेड बाई उसकी रेजिस्टेंस R। तो उसकी रेजिस्टेंस अगर R करते हैं तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या पता है, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी Vs। तो V आउटपुट माइनस Vs डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाई R। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, V आउटपुट बाई Vs कितना हो जाएगा, 1 प्लस RF बाई R। And output voltage by input voltage, this is nothing but the gain of the amplifier with feedback। और क्योंकि गेन है तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीफायर कहेंगे। और यहाँ पे आपकी इस साइड पे पॉजिटिव साइन है तो ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप RF एंड R की वैल्यू कैसे कैसे चॉइस करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपको गेन मिल जाएगा। आपको गेन 10 टाइम्स चाहिए या फिर 20 टाइम्स चाहिए, आप उस हिसाब से RF एंड R की वैल्यू को चॉइस करोगे। और जैसे जैसे आप चूज करोगे वैसे वैसे आपको गेन मिलता जाएगा,
Fine. So this is how we can use the op-amp as an non-inverting amplifier. The next application is op-amp as a adder or summing amplifier. Now we will use the op-amp as adder or summing amplifier. आपको नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि हम op-amp को कैसे यूज करेंगे एज अ एडर. दैट मीन्स op-amp की जो आउटपुट होगी वो इनपुट में आप जितने भी वोल्टेज को अप्लाई करोगे उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करके आपके आउटपुट में वो दिखाई देगी. फाइन. तो पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया हमारा op-amp. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया और जो हमारी इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम क्या करेंगे, आपकी डिफरेंट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई करेंगे. सपोज ये हमने V1 अप्लाई किया है, ये V2 अप्लाई किया है और ये V3. फाइन. और ये हमने रेजिस्टेंस लिया है R1, R2 एंड R3 और यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या है, RF. ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, आपके आउटपुट के साथ. फाइन. तो यहाँ से हम क्या मेजर करेंगे, यहाँ से हम आउटपुट मेजर करेंगे VO. और हमें हमेशा ये याद रखना है इस पॉइंट में वोल्टेज होती है V1 और इस पॉइंट में या फिर इस पॉइंट पे दोनों सेम ही है, वोल्टेज होता है V2 और हमेशा V1 इज इक्वल टू V2 होता है. फाइन. और सिमिलरली जैसे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किया है वैसे ही, क्योंकि आपकी इनपुट में इनपुट इम्पिडेंस ऑफ op-amp क्या होता है, बहुत हाई होता है. क्योंकि इसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है तो ऑब्वियसली इसके इनपुट के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा. तो सपोज इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I1, इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I2 एंड इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I3. तो ये पूरा करंट इधर तो नहीं जाएगा, तो पूरा करंट किसके थ्रू पास हो जाएगा, RF के थ्रू. ठीक है. तो सपोज टोटल करंट कितना हो रहा है I, तो I को हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. फाइन. तो अभी हम कैसे I1 को लिखेंगे. I1 क्या है, I1 है R1 के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है. तो R1 के इस पॉइंट में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस पॉइंट में कौन है, V1 माइनस इस पॉइंट में वोल्टेज कितना आ जाएगा, V2 के साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट में वोल्टेज आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1. क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V2 की वैल्यू V2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपकी V1 की वैल्यू क्या है, 0 और V1 और V2 सेम होता है. तो सिमिलरली V2 की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, V2 की वैल्यू हम 0 मान लेंगे प्लस I2 कितना होगा, इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है, V2, इसको नहीं करते हैं, इसको 2 डैश कर देते हैं. फाइन. सो इस पॉइंट में है V2 डैश माइनस V2 क्या है, 0 डिवाइडेड बाय कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, R2 प्लस सिमिलरली I3 को क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है, V3 माइनस V2 क्या है, 0 डिवाइडेड बाय R3. तो हम I को कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I1 क्या है, V1 बाई R1, I2 है V2 बाई R2 एंड I3 है V3 बाई R3. फाइन. तो अभी I क्या है ये देख लेते हैं. I क्या है, I आपकी स्टार्ट हो रही है डायरेक्शन के हिसाब से V2 से, माइनस खत्म कहाँ पे हो रही है, आउटपुट में, डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस RF. तो V2 तो हमारा 0 है, तो इट विल बी माइनस V आउटपुट बाय RF इज इक्वल्स टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3. Now let us assume
कि हमने तीनों जो रेजिस्टेंस लिया है R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरीके से लिख सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस साइन इधर ले जाते हैं एंड RF और सारे R कॉमन आ जाएंगे तो इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 and if we choose R is equals to RF, then what will happen? V output will be equal to minus V1 plus V2 plus V3. So that means आपकी जो आउटपुट है ये क्या हो गया है? ये सम हो गया है। किसका सम हो गया है? आपके इनपुट्स के। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडर और समिंग एम्पलीफायर। फाइन। नाउ लेट अस डू द अदर एप्लीकेशन as a differential amplifier. डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब आपकी जो आउटपुट होगी वो माइनस होगी। पहले जैसे हमने प्लस किया था दोनों इनपुट्स के, अभी हम क्या करेंगे? दोनों इनपुट्स के माइनस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं? सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्मिनल। अभी क्योंकि दोनों इनपुट ही हमें चाहिए क्योंकि हमें माइनस दिखाना है आउटपुट को, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें दोनों इनपुट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें दोनों इनपुट्स में ही वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2 और यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस होता ही है क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करते हैं कि आपके आउटपुट डिस्टॉर्टेड ना हो। सो दिस इज RF एंड सपोज and another thing, when we use the op-amp as a differential amplifier, we will precisely choose the value of the resistance. कैसे लेता है? Suppose अगर ये R2 है तो हम इसको भी R2 लेंगे और अगर ये R1 है तो हम इसको भी R1 ही लेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने V1 एंड V2 लिख दिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस टर्मिनल में मान लेते हैं वोल्टेज है आपकी VA और इस टर्मिनल में मान लेते हैं वोल्टेज है VB। और हमें क्या पता है? ऑप-एम्प में हमेशा VA इज इक्वल्स टू VB होता है और इनपुट इम्पिडेंस, दोनों चीज हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट होता है दोनों टर्मिनल में इनपुट में ऑप-एम्प की हमेशा आपकी वोल्टेज सेम होती है और दूसरा इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है और इस वजह से क्या होता है? ऑप-एम्प के थ्रू कोई करंट पास नहीं होता। फाइन। तो अगर ऑप-एम्प के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा तो V2 सोर्स के वजह से हमें जो करंट मिलेगा वो R1 एंड R2 के थ्रू पास हो जाएगा। और सपोज दिस करंट जो हमें मिला है वो करंट मिला है आपकी I1। फाइन। और V1 सोर्स के वजह से हमें जो करंट मिला है वो इस तरीके से पास हो जाएगा तो ये हमें मिला है I2। फाइन। तो हमें क्या पता है? पहले हम क्या करते हैं? I1 को लिख लेते हैं। I1 क्या हो जाएगा? V2 से हम स्टार्ट करेंगे। सो I1 किसके थ्रू पहले पास होगा? V2 माइनस VAR के थ्रू डिवाइडेड बाय R1 और सेम करंट पास होगा R2 के थ्रू। तो R2 कहाँ से स्टार्ट होगा? VA से और यहाँ से हम क्या मेजर करते हैं? V आउटपुट माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2। फाइन। और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? V1 से। तो V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू VB माइनस इस पॉइंट में क्या है? वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाय R2। तो अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में VA इज इक्वल्स टू VB को सेट कर देंगे। सो हमारे पास दो इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर 1 इज V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू VA माइनस VO डिवाइडेड बाय R2
Suppose this is equation number 1 and V1 minus VB divided by R1 is equal to VB minus 0 divided by R2. Suppose this is equation number 2. तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे हम क्या करते हैं कि VA इज इक्वल्स टू VB को प्लॉट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं. फाइन. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा कैसा दिख रहा है, V2 बाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को V2 बाई R1 माइनस VA बाई R1 is equal to VA by R2 minus V output by R2. तो R1 and R2 को इस तरीके से लिखते हैं, VA by R2 plus VA by R1 is equal to V2 by R1 plus V output by R2. Now इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था आपका V1 minus VB divided by R1 is equal to VB by R2. तो इसमें हम क्या करते हैं, VB के जगह पे V1 बिठा देते हैं. So this is V1 R1 is equals to VA R2. फाइन. तो अभी हम क्या करेंगे, VA को एक साइड लेके आते हैं, VA बाई R2 प्लस VA बाई R1 इज इक्वल्स टू V1 बाई R1. फाइन. ये हमें मिला सपोज इक्वेशन नंबर ए. इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला था, इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिला था VA बाई R2 प्लस VA बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R1 प्लस V आउटपुट बाई R2. फाइन. सपोज ये मिला हमें B और ये A क्या मिला, VA बाई R2 प्लस VA बाई R1 इज इक्वल्स टू V1 बाई R1. ये मिला हमें A. तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं. तो हमारा राइट हैंड साइड हो गया V2 बाई R1 प्लस V आउटपुट बाई R2 इज इक्वल टू V1 बाई R1. तो V आउटपुट बाई R2 को हम लिख सकते हैं V1 by R1 minus V2 by R1. Now we can take R1 as common. It will be V1 minus V2, or it can also be written as V output is equals to R2 by R1 into V1 minus V2. Now if we choose the value R1 is equals to R2 is equals to R, then we will get the output V output is equals to V1 minus V2. That means output क्या हो रहा है आपका, इनपुट, दोनों इनपुट की जो सब्सट्रैक्शन है तो वो हमें आउटपुट में मिल रहा है. सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग द amplifier op-amp as a differential amplifier. Fine. Now we will do op-amp as an इंट्रीगेटर. दैट मीन्स op-amp की जो आउटपुट होगी वो इनपुट की हम अगर इंट्रीगेशन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा. सो नाउ वी विल डू op-amp एज एन इंट्रीगेटर. फाइन. तो पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे.
सेम आपकी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड हो जाएगी और हम सोर्स को अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और यहाँ पे आपकी एक फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा। सो दिस इज आर, सॉरी, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस के जगह पे हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर यूज करेंगे। यही है आपकी बेसिक डिफरेंस इंटीग्रेटर सर्किट में। यहाँ पे फीडबैक होगा कैपेसिटर के थ्रू। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज आर, ये कैपेसिटर हो गया सी, फाइन। और ये सोर्स है हमारा वी एस और ये आउटपुट है वी ओ। हमें क्या पता है, इस पॉइंट में अगर वोल्टेज V2 होता है, इस पॉइंट में अगर वोल्टेज V1 होता है, तो हमेशा V2 इज इक्वल टू V1 इज, अभी V1 की वैल्यू क्या है 0, तो V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो अभी इस डायरेक्शन पे सोर्स है तो इस डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा। और क्योंकि ऑप एम्प के अंदर इनपुट इम्पीडेंस हाई है तो ऑप एम्प के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट आपकी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो जाएगा, फाइन। तो रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास होगा, I इज इक्वल टू वी एस माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, फाइन। तो V2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो Vs डिवाइडेड बाई R। नाउ अभी कैपेसिटर के सोचिए, कैपेसिटर में करंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, करंट इज नथिंग बट dq बाई dt। एंड चार्ज कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या पता है, इन अ कैपेसिटर चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर q इज इक्वल्स टू c इंटू v, फाइन। और ये v क्या होता है, v एक्चुअली होता है कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, फाइन। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है 0 और इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है v आउटपुट, तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा c इंटू v क्या है, वोल्टेज की डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर। और हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो पहले कौन आ जाएगा 0 और दूसरा कौन आ जाएगा v0। तो ये क्या हो गया हमारा dd ऑफ c 0 माइनस v0। तो सेम करंट आपकी फ्लो होगी रेजिस्टेंस के थ्रू एंड कैपेसिटर के थ्रू, तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो आपकी जो करंट है Vs बाई R इज इक्वल टू, हमें कितना मिला, माइनस साइन को अगर बाहर लेके आते हैं सो ddT c इंटू V0। तो आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई सी आर, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, Vs dt, और जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तब हम एक कांस्टेंट रखेंगे। तो आप देख सकते हो इस सिस्टम में आपके आउटपुट क्या हो रही है, आपकी इनपुट की इंटीग्रेशन, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटर सर्किट। दैट मीन्स अगर आप इनपुट में साइन वेव दोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको कोसाइन वेव मिलेगा, फाइन। नाउ द लास्ट वन इज द op amp as a differentiator। तो पहले क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बी ग्राउंड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले कैपेसिटर आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम सोर्स अप्लाई करते हैं और इस सोर्स इज Vs एंड कैपेसिटर इज C और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R और यहाँ पे हम आउटपुट देख रहे हैं VO, फाइन। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है V2, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है V1 और V2 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू 0 और कैपेसिटर के थ्रू जितना करंट पास होगा
इस रेजिस्टेंस के थ्रू उतना ही करंट पास होगा, और कैपेसिटर के थ्रू करंट मतलब I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज स्टोर होना मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू, और इसके अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, तो कितना वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, Vs माइनस इस पॉइंट में है V2, इतना वोल्टेज हो गया। तो इट विल बी ddt ऑफ C इंटू Vs, क्योंकि आपकी V2 की वैल्यू 0 है। और इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है आपका, डायरेक्शन इस तरफ है, तो पहले कौन आएगा, V2 माइनस VO डिवाइडेड बाय R। तो V2 तो आपकी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, VO बाय R। क्योंकि आपके दोनों करंट सेम है तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो इनपुट है, इनपुट में कितना आ रहा था, इनपुट में आ रहा था ddt ऑफ C इंटू Vs, और आउटपुट में कितना आ रहा था, माइनस V आउटपुट बाई R। तो अगर हम आउटपुट को लिखे, V आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस C इंटू R dVs by dt. Now you can see when we do the differentiation of the input we will get the output, and that is why this is known as the differentiator circuit. Similarly, if we use sine wave at the input, its differentiation will be cosine wave, so we will get the cosine wave at the output.